Hello dear students, I am Dr. Deepshikha Acharya and in this video I am going to explain Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle हमें एक स्टेटमेंट देता है जो कहता है इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हम किसी भी पार्टिकल की जो कि क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है, इसका मतलब जो वेव पैकेट के साथ मूव कर रहा है, जिसका ड्यूअल नेचर है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और उसी समय पर उसका एग्जैक्ट मोमेंटम हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते तो अगर हम किसी एक की एरर को फाइंड आउट कर लें तो दूसरी की एरर को यहाँ हम इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं जो कि हाइजेनबर्ग ने दिया है। फॉर्मूला कहता है डेल एक्स डॉट डेल पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बाय 4 पाई। यहाँ पर डेल एक्स जो है वो पोजीशन में अनसर्टेनिटी या एरर कहलाता है, डेल पी यहाँ पर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी या मोमेंटम में एरर है। इस फॉर्मूले को हम एक तरह से और लिख सकते हैं डेल एक्स डॉट डेल पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाय 2। यहाँ पर जो वैल्यू एच क्रॉस दिख रही है आपको, ये वैल्यू जो है इसको हम लिख सकते हैं एच अपॉन 2 पाई। तो h अपॉन 2 पाई को इन शॉर्ट हम h क्रॉस के टर्म्स में लिखते हैं। सो ये हुई बात h क्रॉस के बारे में। नाउ मूव टू द रीजंस फॉर दिस प्रिंसिपल। सो एक्चुअली में यहाँ पर होता क्या है, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि हर समय पर वेव पैकेट का साइज़ एक जैसा नहीं होता। अलग अलग तरह के पार्टिकल के अलग अलग तरह के क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल के मूव करने पर अलग अलग तरह की वेव्स या वेव पैकेट डेवलप होता है। सो अगर वेव पैकेट का साइज़ स्मॉल है तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम होगी, पार्टिकल को फाइंड करना आसान होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक छोटे से बॉक्स में सुई को ढूंढना चाहते हैं तो वहाँ आपके लिए आसान है किसी एक सुई को निकाल पाना, लेकिन वही सुई अगर किसी कमरे में गिर जाती है तो आपके लिए उसे ढूंढना मुश्किल होगा क्योंकि सुई का साइज़ बहुत छोटा है और जो रूम का साइज़ है वो उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे कि ऊपर के वीडियो में आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ वेव पैकेट बड़ा है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, डेल एक्स की वैल्यू ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ ये जो नीचे वाला वेव पैकेट है, यहाँ पर इसका साइज़ छोटा है, सो पोजीशन में अनसर्टेनिटी थोड़ी कम होगी। ठीक है, यहीं पर यही बात इस वीडियो में लिखी हुई है। और दूसरी तरफ अगर हम पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं या अनसर्टेनिटी को थोड़ा सा कम करते हैं ऐसे वेव पैकेट के लिए यूज़ कर जिसकी वेवलेंथ स्मॉल है, जिसका वेव पैकेट का साइज स्मॉल है, तो उस कंडीशन में चूंकि वेव लेंथ स्मॉल है, मोमेंटम फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस मोमेंटम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव पैकेट। सो इस रिलेशन की सहायता से हम जो है ये पता लगा सकते हैं कि अगर पोजीशन एंड मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है तो वो कितनी है और उसके आधार पर हम फर्दर कैलकुलेशंस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और हमारी प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हमें हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को प्रूफ भी करना होता है। जो रिलेशन गिवन है क्या वो मैथमेटिकली प्रूफ हो सकता है, इसके लिए एक एलिमेंट्री प्रूफ का डेरिवेशन है जो यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। इस रिलेशन को करने के लिए हम एक ऐसा वेव पैकेट कंसीडर करते हैं जिस वेव पैकेट में 2 कंपोनेंट वेव्स हैं। इन वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल है, बराबर है, लेकिन इनकी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं या उनकी जो वेवलेंथ हैं और उनके बीच जो फेस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। सो जिसके कारण इन दोनों वेव्स की वेव इक्वेशंस थोड़ी सी एक दूसरे से अलग होंगी। पहली वेव की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मान लीजिए y1 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा 1t माइनस k1x है। वहीं दूसरी वेव की इक्वेशन y2 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा 2t माइनस kx है। तो चूँकि वेव पैकेट के जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि वेव पैकेट तभी डेवलप होता है जब वेव्स का सुपरपोजिशन होता है।
यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इम्पोज होगा, जिसके कारण हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो यहाँ हम इन दोनों वेव्स का सम कर देंगे। जब यहाँ हम y1 प्लस y2 करते हैं तो a इन दोनों वेव्स में कॉमन है और इस कॉमन फैक्टर को हम ब्रैकेट के बाहर ले जा सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं और उसके बाद साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में हमारे पास जो टर्म है साइन ओमेगा 1t माइनस k1x एंड वो उसमें हम ओमेगा 1t माइनस k1x को a मान सकते हैं एंड साइन ओमेगा 2t माइनस k2x में ओमेगा 2t माइनस k2x को हम यहाँ पर y मान सकते हैं, सॉरी यहाँ पर हम उसको b मान सकते हैं। यहाँ आपको ये भी पता होना ज़रूरी है कि जो ओमेगा है उसकी वैल्यू होती है 2 पाई न्यू। तो ये चेंज इसीलिए हुआ है क्योंकि न्यू फ्रीक्वेंसी हमने कहा है अलग होती है। इसी तरह k को हम वेव नंबर कहते हैं जिसकी वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा होती है एंड चूँकि वेवलेंथ चेंज है इसीलिए k भी दोनों वेव्स के लिए डिफरेंट होगा। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ें तो ये जो नेक्स्ट इक्वेशन आपको मिल रही है ये कैसे आई है, हम ये देखने की कोशिश अगर करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि फॉर्मूला है हमारे पास साइन a प्लस साइन b के लिए, वो कुछ इस तरह का है। साइन a प्लस साइन b इज इक्वल्स टू 2 साइन a प्लस b by 2 multiply with cos a minus b by 2। This is the formula which is shown on your screen। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है y इज इक्वल्स टू 2a साइन 2 ओमेगा t माइनस 2kx बाय 2 इंटू कॉस डेल ओमेगा टी माइनस डेल के एक्स बाय 2। यहाँ आपको ये लग रहा होगा कि ये ओमेगा 1 से एन ओमेगा 2 से 2 ओमेगा कैसे बन गया। तो चूँकि डिफरेंस थोड़ा सा ही है इसलिए हम ओमेगा 1 एन ओमेगा 2 को ऑलमोस्ट इक्वल्स टू मान सकते हैं, जिसके कारण हम यहाँ पर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 को 2 ओमेगा लिख सकते हैं। इसी तरह k1 प्लस k2 को हम यहाँ पर 2k लिख सकते हैं क्योंकि वेव्स के बीच में चेंजेस बहुत ज़्यादा कम है। इसी तरह हम ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को डेल ओमेगा रिप्रेजेंट करेंगे जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे उसके बाद, एंड k1 माइनस k2 को हम यहाँ पर डेल के की टर्म्स में लिखेंगे, जिसके कारण ये इक्वेशन इस रूप में हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। नाउ हम आगे मूव करें तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं। कॉस डेल ओमेगा टी माइनस डेल के एक्स बाय 2 वाली जो उसको हमने 2a के बाद रख दिया है एंड कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 2 के एक्स को हम बाद में ले गए हैं। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हम इक्वेशन को उसके बेसिक डिफरेंट जो इक्वेशन है उसके आधार पर जो उसकी जनरल इक्वेशन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, उसके आधार पर अरेंज करना चाहते हैं। तो हमेशा फेस पार्ट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में सबसे एंड में आता है और चूंकि इस वेव का फेस पार्ट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है इसलिए हम उसको बाद में लिख रहे हैं और बाकी जो कॉस वाली टर्म है हम वो पहले ले आए हैं। अब ये वेव पैकेट की इक्वेशन बन जाती है। इस वेव पैकेट की इक्वेशन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि 2a कॉस डेल ओमेगा टी माइनस डेल के एक्स जो है वो एम्पलीट्यूड पार्ट कहलाता है और यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो नोड्स पर हमेशा मिनिमम होता है और वेव पैकेट के अंदर पार्टिकल एक नोड से यानी कि एक स्टार्टिंग पोजीशन से दूसरी स्टार्टिंग पोजीशन के बीच में ही कहीं होता है, तभी जो हमारा एरर है वो डेल एक्स कहलाता है। सो यहाँ पर अगर हम एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर लें
पहली पोजीशन और एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर लें दूसरी पोजीशन पर, तो हम उसकी सहायता से यहाँ आगे डेल एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हम आगे करने जा रहे हैं। हम मिनिमम एम्पलीट्यूड की कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि नोट्स पे जैसा आपको दिख रहा है वेव ज्वाइन हो रही है, मतलब वहाँ पर एम्पलीट्यूड मिनिमम है। जब हम मिनिमम की कंडीशन लगाएंगे तो मिनिमम की कंडीशन क्या कहेगी कि 2a cos डेल ओमेगा टी माइनस डेल के एक्स बाय 2 क्या होना चाहिए, 0। और एक कंप्लीट टर्म 0 तभी होगी जब cos के साथ जो एंगल है वो 0, उस cos और उसके साथ के एंगल की टोटल वैल्यू क्या हो, 0। और cos थीटा 0 तभी होता है जब यहाँ पर एंगल या तो क्या हो, पाई बाई 2 हो, 3 पाई बाई 2 हो, 5 पाई बाई 2 हो एंड सो ऑन हो। दैट मीन्स यहाँ पर जो cos थीटा है वो पाई बाई 2 का ऑड नेचुरल नंबर मल्टीपल हो। तो यहाँ हम सबसे पहली पोजीशन की बात कर रहे हैं x1, और फॉर x1 पोजीशन पहली बार cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 होती है। दूसरी बार जब हम बात करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, सेकेंड पोजीशन पर x2 पोजीशन पर, जबकि एंगल उससे 180 डिग्री ज़्यादा होगा, यानी कि 3 पाई बाई 2 होगा। हम यहाँ पर जो इसके पहले वाले हमने इक्वेशन देखा था, इक्वेशन 2 और ये जो इक्वेशन 3 है, इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 3 माइनस 2 करने पर हमें मिलेगा डेल के x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 2 पाई, और x2 माइनस x1 को हम लिख सकते हैं डेल x। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी डेल एक्स डॉट डेल के इज इक्वल्स टू 2 पाई। यहाँ पर हम डेल के को लिखना चाहते हैं लेमडा की टर्म्स में। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा, देयरफॉर डेल के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई डेल लेमडा इंटू डेल एक्स इज इक्वल्स टू 2 पाई यहाँ हो गया। अब चूँकि लेमडा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, सो डेल लेमडा इज इक्वल्स टू एच बाई डेल पी यहाँ हम लिख सकते हैं, जिसके कारण इक्वेशन हो जाएगी डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल्स टू एच। जो बीच वाली इक्वेशन थी वहाँ पर वो कुछ इस तरह से होगी, चूँकि डेल लेमडा इज इक्वल्स टू एच बाई डेल पी, तो हम ये वैल्यू जब इसके अबव वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ हो रहा है हमारे पास डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल्स टू एच। नाउ अगर हम फर्दर मूव करें तो ये जो कंडीशन है हमारी, ये हमने जो स्टार्टिंग में कंडीशन ली थी डेल एक्स डॉट डेल पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, ये उस कंडीशन को जस्टिफाई कर सकती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मोमेंटम एंड पोजीशन के लिए हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का जो ये रिलेशन है ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा हाइजेनबर्ग ने 2 रिलेशन और दिए हैं, जिसमें से सेकंड रिलेशन है एनर्जी एंड टाइम के बीच। हाइजेनबर्ग ने कहा है कि जैसे कि पोजीशन और मोमेंटम एक साथ फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, उसी तरह इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट एनर्जी एंड टाइम साइमल्टेनियसली। इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर बेसिक रिलेशंस का यूज़ करेंगे। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड, तो डेल टी इज इक्वल्स टू डेल एक्स बाई सी हम यहाँ लिख सकते हैं। नाउ एज वी नो दैट ई इज इक्वल्स टू एच न्यू एंड न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लेमडा, सो यहाँ हो जा रहा है एच इज सी बाय लेमडा, जिसको हम एच बाय लेमडा को हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल की सहायता से हम P लिख सकते हैं। सो यहाँ इक्वेशन हो गई सी पी, देन डेल E इज इक्वल्स टू सी डॉट डेल पी आ जाएगा। नाउ डेल ई डॉट डेल टी, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट और सेकंड को, तो हमें मिलेगा डेल ई डॉट डेल टी इज इक्वल्स टू एच, जो कि वापस से रिलेशन को जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि हमारे पास डेल एक्स डॉट डेल पी आया है इसके पहले, और इसके पहले वाली पेजेस में जो इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग हम देख चुके हैं जिसकी वैल्यू एच होती है, वो यहाँ हम पुट कर सकते हैं। सिमिलरली एक अनदर रिलेशन है फॉर एंगल एंड एंगुलर मोमेंटम। According to this relation, it is impossible to determine exact angle and angular momentum of a particle simultaneously. ये कंडीशन सर्कुलर मोशन के लिए होती है। अगर पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट वहाँ प्रोड्यूस नहीं होता, तो लीनियर मोमेंटम एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन हम फाइंड आउट नहीं करते। वहाँ जो एरर्स आती हैं
वो एंगल और एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में। सो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि आर्क इज इक्वल्स टू, क्या निकाल सकते हैं हम, आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू थीटा। सो डेल एक्स इज इक्वल्स टू आर डेल थीटा, जहाँ पर डेल एक्स जो है आर्क है अगर एंगल डेल थीटा है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। एंड मोमेंटम जो है उसको हम लिख सकते हैं m इंटू डेल वी, और यहाँ पर हम उसको लिख सकते हैं डेल जे बाय आर, जहाँ पर डेल जे जो है वो कहलाता है एंगुलर मोमेंटम इन सर्कुलर मोशन। एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंटम के बीच रिलेशन होता है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मोमेंटम इनटू आर। अब अगेन हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल्स टू डेल थीटा डॉट डेल जे, एंड एक्चुअली वी ऑलरेडी नो दैट डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल्स टू एच. So here we can prove that del theta dot del j is equals to h. This is the relation for angle and angular momentum. So student, this is all about Heisenberg uncertainty principle. I hope आप सबको ये समझ आया होगा. Thank you so much.